औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 का, और एक चैप्टर हमने पहले 8 लेक्चर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो 1 घंटे की वीडियो होती है या 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाती है, क्योंकि हम इसमें हर एक लाइन आपको समझाते हैं, लिखते हैं और साथ समझाते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको मेरे से समझ सकते हैं। बहरहाल मैं अपनी पूरी ट्राई करता हूँ कि आपको एक एक लाइन जो है वो समझा दूँ। तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 जो है उसको शुरू करना है। पहले हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ लिया, उसके अंदर सारे हमने क्रिस्टल के जितने स्ट्रक्चर होते हैं, उसका पैकिंग, फ्रैक्शन, कोऑर्डिनेट नंबर, ठीक है, ब्रेविस लैटिस, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको 1 बाय 1 करके स्टडी की है। तो अब हमने रेसिप्रोकल लैटिस के ऊपर आना है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो एवरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो एसोसिएटेड होता है विद 2 लैटिसेस। एवरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड with 2 लैटिसेस। 2 लैटिसेस के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसमें नंबर 1 के ऊपर हमारे पास आता है डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस इसको हम कहते हैं, या इसको कहते हैं रीट लैटिस, ठीक है। और दूसरे नंबर के ऊपर आता है हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस। तो ये 2 किस्म के हमारे पास लैटिस होते हैं, एक डायरेक्ट लैटिस होता है और एक रेसिप्रोकल लैटिस। तो डायरेक्ट लैटिस जो है वो तो पिछले में आपने स्टडी किया है, पिछले चैप्टर में डिटेल के साथ। तो यहाँ पर अब हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस जो है उसको डिटेल के साथ। तो रेसिप्रोकल लैटिस, तो जो मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है या स्टडी है क्रिस्टल डायफ्रैक्शन की, यहाँ जो हमारे पास परफेक्ट सिंगल क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो एक इनफाइनाइट पीरियोडिक 3 डायमेंशनल अरे होती है पॉइंट्स की, जिसकी स्पेसिंग जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो कि डिस्टेंस होता है बिटवीन द प्लेन्स, यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन द डायरेक्ट लैटिस के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है, यानी कि इसको अब्स्ट्रैक्ट के तौर पर इसको लिया जाता है, इसको इमेजिन किया जाता है, इसे अज्यूम किया जाता है। तो मैथमेटिकल, ये एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है, यानी कि इसको मैथमेटिकली अज्यूम किया जाता है टू स्टडी द फिनोमेना, टू स्टडी द फिनोमेना स्टडी करने के लिए ऑफ क्रिस्टल डायफ्रैक्शन, क्रिस्टल की डायफ्रैक्शन को। क्योंकि आपको पता है कि जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है उसका हमें क्रिस्टल की डायफ्रैक्शन से पता लगता है, और उसके लिए हम ब्रैग्स लॉ जो है उसको स्टडी करते हैं। और ब्रैग्स लॉ आपने पहले जो है वो पढ़ा हुआ है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, जिसमें d इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है। तो किसी भी परफेक्ट सिंगल क्रिस्टल के लिए, फॉर ए परफेक्ट सिंगल क्रिस्टल, तो अगर आपके पास एक परफेक्ट सिंगल क्रिस्टल है, ठीक है, यानी कि जिसमें तमाम प्लेन्स अरेंज हैं, तो जो रेसिप्रोकल लैटिस है द रेसिप्रोकल लैटिस, तो आपके पास जो रेसिप्रोकल लैटिस है इज एन इनफाइनाइट, ये एक इनफाइनाइट पीरियोडिक
इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट का मतलब यह है कि जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। इनफाइनाइट पीरियाडिक 3 डायमेंशनल, 3D के अंदर, पीरियाडिक 3D, 3D के अंदर, 2D के अंदर नहीं, 3D के अंदर अरे ऑफ पॉइंट्स है। क्योंकि लेटेस्ट बेसिकली क्या होता है, अरे ऑफ पॉइंट्स ही होता है। ये अरे ऑफ पॉइंट्स है वेयर स्पेसिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेयर स्पेसिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जहां पर स्पेसिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, यानी कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। ठीक है जी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। फुल स्टॉप। तो ये एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है क्रिस्टल डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास परफेक्ट सिंगल क्रिस्टल होता है उसके अंदर प्लेन जो हैं वो एक पीरियाडिक तरीके से अरेंज्ड होती हैं, और ये जो रेसिप्रोकल लेटस है ये बेसिकली एक इनफाइनाइट 3D अरे ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, इनफाइनाइट 3D अरे ऑफ पॉइंट्स, जिसमें स्पेसिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। डायरेक्ट लेटस के अंदर जो स्पेसिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती, लेकिन इसके अंदर चूँकि ये रेसिप्रोकल लेटस है तो इसके अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, यहां से कहते हैं इन द डायरेक्ट लैटिस, यानी कि जो डायरेक्ट लैटिस के अंदर इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर हम इसका फार्मूला लिखें, दैट इज, इसको कहते हैं G H K L, इधर मॉड डाल दें, दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर DHKL। तो ये इसका फार्मूला है। तो इसको हम रेसिप्रोकल लेटस का नाम, यानी कि रेसिप्रोकल लेटस क्या हुआ, रेसिप्रोकल लेटस एक अब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जिसको हम खुद से डिज़ाइन कहते हैं। ये अरे ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट हैं, अरे ऑफ पॉइंट्स हैं किसी लेटस के अंदर, और ये पीरियाडिक अरे ऑफ पॉइंट्स हैं जिनमें स्पेसिंग जो है प्लेन्स के दरमियान में, ठीक है, प्लेन्स के दरमियान में या जो डिस्टेंस है उनके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमने देखना है कि हम किस तरह इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लेटस। Construction of reciprocal lattice। तो अगर अब हम कंस्ट्रक्शन देखें रेसिप्रोकल लेटस की, तो कंसिडर करें यानी गिवन रियल क्लिस्टर लेटस एंड अप्लाइंग द फॉलोइंग थिंग्स। एक गिवन जो असल लेटस है, एक डायरेक्ट लेटस है, उसको कंसिडर करें और उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करें। कंसिडर एनी गिवन रियल क्रिस्टल, एक रियल क्रिस्टल जो है उसको लें, लेटस को, एंड apply the following।
यानी कि अब हमने तरीका सीखना है कि किस तरह आप जो है वो बना सकते हैं, रेसिप्रोकल लेटस को किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर, फ्रॉम ए कॉमन ओरिजिन ड्रा ए नॉर्मल टू ईच क्रिस्टल प्लेन। कॉमन ओरिजिन ले लें और ड्रा करें नॉर्मल हर क्रिस्टल प्लेन के ऊपर। फ्रॉम ए कॉमन ओरिजिन, एक कॉमन ओरिजिन जो है उसको सिलेक्ट करें, ड्रा नॉर्मल, और नॉर्मल जो है उसको ड्रा करें टू ईच क्रिस्टल प्लेन। ये अभी मैं फिगर बनाता हूं तो आपको मजीद समझ आएगी। यानी कि कॉमन ओरिजिन ले लें और जितनी क्रिस्टल प्लेन्स हैं उनके ऊपर नॉर्मल जो है उसको ड्रा करें। नंबर 2 के ऊपर, सेट द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल। हर नॉर्मल जो ड्रा किया उसकी लेंथ को सेट करें। सेट द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल। जितने आपने नॉर्मल ड्रा किए हैं प्लेन्स पे उनकी लेंथ को सेट करें इक्वल टू आर 2 पाई टाइम्स, जो कि इक्वल हो टू आर या 2 पाई टाइम्स हो। 2 पाई टाइम्स मतलब फुल रोटेशन हो। 2 पाई टाइम्स हो द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, या जो रेसिप्रोकल हो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का। और वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है? DHKL। नंबर 2 पे क्या है? सेट करें लेंथ हर नॉर्मल की और ये इक्वल हो। कैसे आप इसको क्या करें? यहाँ तो ये इक्वल हो, यहाँ 2 पाई टाइम्स हो जो रेसिप्रोकल है इंटरप्लेनर स्पेसिस DHKL का। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर, मार्क ए पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच नॉर्मल। मार्क ए पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच नॉर्मल। तो हर नॉर्मल जो आपने ड्रॉ किया है उसके एंड के ऊपर एक मार्क जो है वो उसको लिख दें, विच रिप्रेजेंट्स द क्रिस्टल प्लेन, जो कि क्रिस्टल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। विच रिप्रेजेंट्स द क्रिस्टल प्लेन। ठीक है जी, जो कि क्रिस्टल प्लेन को डिस्क्राइब करेगा। अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स obtained इन द वे। अब इसमें एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आपको मिलेगी। अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स obtained। अब ये जब सारा प्रोसीजर आप करेंगे तो आपको एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स की एक कलेक्शन जो है वो मिलेगी। इन द वे कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरियस क्रिस्टल, इन द वे कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरियस क्रिस्टल्स, जो कि मुख्तलिफ क्रिस्टल्स को कॉरस्पॉन्ड करेगी, क्रिस्टल प्लेन्स को। फॉर्म ए लेटस अरे, फॉर्म ए लेटस अरे, और वो एक लेटस का अरे जो है वो फॉर्म करेगा, एंड इज नोन एज रेसिप्रोकल लेटस, एंड इज known as reciprocal lattice। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं।
ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं। तो जो कॉमन ओरिजिन है पहले उसको सिलेक्ट करें, ड्रा करें नॉर्मल टू क्रिस्टल प्लेन, ठीक है। उसके बाद सेट करें लेंथ हर नॉर्मल की, जो कि किसके बराबर हो, वो 2 पाई टाइम्स और रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। फिर एक मार्क करें पॉइंट एट द एंड ऑफ नॉर्मल, जो कि रिप्रेजेंट करेगा क्रिस्टल प्लेन को। अब ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आप मतलब ये सारा प्रोसीजर करेंगे तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आपको मिल जाएगी, जो कि कॉरस्पॉन्ड करेगी मुख्तलिफ क्रिस्टल प्लेन्स को, जो कि फॉर्म करेगा एक लेटेस्ट अरे, और इस लेटेस्ट अरे को हम कहेंगे रेसिप्रोकल लेटेस्ट। ये अब्स्ट्रैक्ट है ना। अब देखें ये अब्स्ट्रैक्ट क्यों है, क्योंकि हमने इसको खुद से डिज़ाइन किया है, ठीक है, यानी कि खुद से फॉर्म किया है इस क्रिस्टल लेटेस्ट, यानी कि क्रिस्टल लेटेस्ट के उलट एक रेसिप्रोकल लेटेस्ट जो है उसको डिफाइन किया। तो जो सिमेट्री ऑफ द रेसिप्रोकल लेटेस्ट है इज सेम एज द डायरेक्ट, मतलब जिस तरह का डायरेक्ट लेटेस्ट होगा वैसी ही सिमेट्री रेसिप्रोकल लेटेस्ट की होगी। सिर्फ ये है कि ये उसके उलट उसके रेसिप्रोकल उसी तरह का एक उसके उलट एक अब्स्ट्रैक्ट लेटेस्ट जो है वो खुद से हमने डिज़ाइन किया है, ये 3 फॉलोइंग प्रोसीजर्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो द सिमेट्री, अब जो हमारे पास सिमेट्री है, द सिमेट्री सिस्टम, तो हमारे पास जो सिमेट्री सिस्टम है ऑफ रेसिप्रोकल लेटेस्ट, रेसिप्रोकल लेटेस्ट का इज द सेम एज द डायरेक्ट लेटेस्ट, इज द सेम एज द डायरेक्ट लेटेस्ट, और ये सेम है जिस तरह के डायरेक्ट लेटेस्ट का होता है। तो रेसिप्रोकल लेटेस्ट इज द ओरिजिनल लेटेस्ट। तो फिर रेसिप्रोकल लेटेस्ट जो होता है वो एक ओरिजिनल लेटेस्ट ही होता है बेसिकली। द रेसिप्रोकल लेटेस्ट इज द ओरिजिनल लेटेस्ट। तो रेसिप्रोकल लेटेस्ट ही आपके पास एक ओरिजिनल लेटेस्ट होता है। अब हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रेसिप्रोकल लेटेस्ट, कि रियल और रेसिप्रोकल लेटेस्ट में डिफरेंस क्या, हालांकि हम ये कह रहे हैं कि दोनों एक ही तरह के होते हैं। तो नंबर 1 पे रियल लेटेस्ट इज एसोसिएटेड विद रियल और ऑर्डिनरी स्पेस, ठीक है, वो एक रियल या ऑर्डिनरी स्पेस से एसोसिएटेड होता है। द रियल लैटिस इज एसोसिएटेड, रियल लैटिस जो है वो एसोसिएटेड होता है विद रियल, एक रियल यानी कि जो रियल लैटिस है आपका एक रियल, और ऑर्डिनरी स्पेस या एक ऑर्डिनरी स्पेस से, और ऑर्डिनरी स्पेस या एक ऑर्डिनरी स्पेस के साथ एसोसिएटेड होता है। वाइल द रेसिप्रोकल लेटेस्ट इज एसोसिएटेड विद द फोरियर स्पेस, लेकिन रेसिप्रोकल लेटेस्ट जो होता है ये फोरियर स्पेस, फोरियर स्पेस जब स्पेस को आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। फोरियर स्पेस कब यूज होता है, जब स्पेस को ट्रांसफॉर्म करके किसी दूसरे स्पेस में लेके, यानी कि आप पोजीशन के स्पेस में वर्क कर रहे हैं और उसको मोमेंटम के स्पेस में ले जाएं, तो इसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कहते हैं। तो जो हमारे पास रेसिप्रोकल लेटेस्ट है, वाइल द रेसिप्रोकल लेटेस्ट, लेकिन रेसिप्रोकल लेटेस्ट जो है is associated with Fourier space और K स्पेस। तो ये फोरियर स्पेस से रिलेटेड होता है।
ठीक है जी। नंबर 2 पे माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ ए क्रिस्टल इज ए मैप ऑफ डायरेक्ट लेसेस। अब जो माइक्रोस्कोपिक इमेज आप लेते हैं किसी क्रिस्टल का, वो एक डायरेक्ट मैप होता है डायरेक्ट लेसर का, वाइल ए डायफ्रैक्शन पैटर्न, लेकिन जो डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है किसी क्रिस्टल का इज ए मैप ऑफ द रेसिप्रोकल लेटस। तो अब आपको यहाँ पर इस बात की समझ आ रही होगी कि हमें रेसिप्रोकल लेटस लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो रेसिप्रोकल लेटस लेने की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम बेसिकली जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है उसको जब हम स्टडी करते हैं तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम डायफ्रैक्शन पैटर्न देते हैं ब्रैग्स लॉ से। तो जब डायफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हैं हम ब्रैग्स लॉ से, तो वहाँ पर तो डायफ्रैक्शन के इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, और डायरेक्ट लेटस जो होता है वो डायरेक्शन के इफेक्ट्स को ज़ाहिर नहीं करता। तो इसलिए उसके लिए फिर हमें रेसिप्रोकल लेटस जो है उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो नंबर 2 के ऊपर अ माइक्रोस्कोपिक इमेज। अब आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक इमेज है ऑफ ए क्रिस्टल इज ए मैप। ये एक मैप है ऑफ डायरेक्ट लेटस ऑफ ए डायरेक्ट लेटस, एक डायरेक्ट लेटस का, वाइल अ डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए क्रिस्टल, वाइल ए डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए क्रिस्टल। लेकिन जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है आपके पास किसी क्रिस्टल का इज ए मैप ऑफ द रेसिप्रोकल लेटस। तो ये मैप होता है रेसिप्रोकल लेटस का। तो इसका मतलब है कि इस डायफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेटस जो है उसको जो है वो डिज़ाइन करना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। ठीक है जी। यानी कि अब जारी बात है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है जो है वो हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न से उसका पता चलता है। तो अगर डायफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास नहीं होगा तो हमें जो है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का नहीं पता चलेगा, और डायफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेटस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तक ये बात हमें जो है वो समझ आ गई। तो रेसिप्रोकल लेटसेस जो होते हैं ये एसेंशियल होते हैं क्रिस्टोग्राफी के अंदर और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। तो जो क्रिस्टोग्राफी और डायफ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल लेटस जो है इसको इजी कर देते हैं टू अंडरस्टैंड द एनालिसिस द एक्स-रे या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है। तो डायफ्रैक्शन जब अकर करती है तो वेव्स इनकाउंटर करती हैं क्रिस्टल को, जो कि प्रोड्यूस करती हैं स्पॉट्स जिनको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन पीक्स। तो जो पोजीशन होती हैं इन पीक्स की वो कारस्पॉन्ड करती हैं रेसिप्रोकल लेटस को, मेकिंग इट इजियर टू डिटरमिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इसी तरह फिर आगे ब्रिलियन जोन्स आ जाते हैं। तो रेसिप्रोकल लेटस जो होते हैं वो फिर ब्रिलियन जोन्स को भी डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे कि भाई रेसिप्रोकल लेटस की क्या ज़रूरत है, तो जो डायफ्रैक्शन के अंदर पीक्स आती हैं उनको डिफाइन करने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेटस जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। उसके बाद रेसिप्रोकल लेटस जो है इज द डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द क्रिस्टल। एक्चुअली रेसिप्रोकल लेटस इज द डायफ्रैक्शन पैटर्न तो ये बेसिकली डायफ्रैक्शन पैटर्न है
रेसिप्रोकल लेटस जो है ये बेसिकली डायफ्रैक्शन पैटर्न है ऑफ द क्रिस्टल रियल लेटस। ठीक है जी। तो बेसिकली रेसिप्रोकल लेटस जब आप डायफ्रैक्शन कर रहे होते हैं तो जो डायफ्रैक्शन का पैटर्न होता है उसको बेसिकली रेसिप्रोकल लेटस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर जो वेक्टर्स होते हैं रियल लेटस के हैव द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, लेकिन वाइल द जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं रेसिप्रोकल लेटस उनकी डायमेंशंस होती हैं लेंथ इनवर्स की, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो तीसरे नंबर के ऊपर द वेक्टर ऑफ रियल लेटस has the dimensions of length, उनकी डायमेंशंस जो हैं वो लेंथ की होती हैं। while the translation vectors of the reciprocal lattice, while the translation vectors of reciprocal lattice have the dimensions of length inverse, इनकी डायमेंशंस जो हैं वो लेंथ इनवर्स की होती है। ठीक है जी। उसकी लेंथ की खाली लेटस की और रेसिप्रोकल की, क्योंकि उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायफ्रैक्शन पीक्स को बेसिकली कर रहा होता है। और फिर आगे जो ब्रिलियन जोन होते हैं उनको आपने डिस्क्राइब करना हो तो ब्रिलियन जोन्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए इसको यूज़ हम करते हैं। नाउ जो एक्सप्रेशन है लेटिस प्रोकल लेटस वेक्टर का जी, वो अब हमने कैलकुलेट करके देख रहे हैं। तो यहाँ तक मैंने अब आपको बता दिया कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। एक्चुअल लैटिस का जो इन्वर्स होता है और इसको डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर नॉर्मल को ड्रा करके इसको ड्रा किया जाता है और बेसिकली ये डायफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है क्रिस्टल का उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो इसलिए हमें रेसिप्रोकल लेटस जो है डायफ्रैक्शन पैटर्न यानी क्रिस्टोग्राफी के अंदर जब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो वहां पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सप्रेशन फॉर रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स, और ये होता है हमारे पास लेटेस्ट वेक्टर, जिसको हम कहते हैं जी। तो अब हमें यहाँ पर इस बात का पता है कि क्रिस्टल इज वेरिएंट होता है एनी अंडर एनी ट्रांसलेशन, यानी कि चेंज नहीं होता। वी नो दैट, हमें इस बात का पता है क्रिस्टल इज इनवेरिएंट, क्रिस्टल जो है वो इनवेरिएंट होता है अंडर एनी ट्रांसलेशन, किसी ट्रांसलेशन के अंडर इनवेरिएंट होता है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक जैसा ही रहता है। तो हमारे पास जो ट्रांसलेशन वेक्टर है टी, ये बराबर होता है U1 A1 प्लस U2 A2 प्लस U3 A3 के बराबर होता है। यहाँ पर U1 U2 और U3 जो है वो इंटीजर्स हैं, वेयर U1 U2 एंड U3 और इंटीजर्स, ये हमारे पास कोई इंटीजर्स हैं
और A1 A2 और A3 जो हैं ये यूनिट फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं। एंड A1 A2 and A3 are unit slash fundamental translation वेक्टर्स हैं, या इनको कहते हैं बेसिस वेक्टर्स। along crystal axis of real lattice, along crystal axis of real lattice। ठीक है, जो रियल लेटस के ये वेक्टर्स हैं। तो एनी लोकल फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी NFR है, वो भी इनवेरिएंट होगी इसी ट्रांसलेशन T के अंदर। तो एनी लोकल फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी लोकल जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सच एज इलेक्ट्रॉन, कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी है N of R is invariant, तो ये नंबर डेंसिटी भी इनवेरिएंट है, यानी कि चेंज नहीं हो रही अंडर ट्रांसलेशन T, किसी ट्रांसलेशन T के अंदर। तो दैट इज हमारे पास जो N ऑफ R है, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N R, ठीक है, R पोजीशन वेक्टर है और T यहाँ पर ट्रांसलेशन वेक्टर है। तो फॉर 1D केस, तो अगर हम 1 डायमेंशनल केस की बात करें तो N ऑफ X जो है ये हमारे पास आ जाएगा N X प्लस A के बराबर। तो यहाँ पर एज N ऑफ X इज ए पीरियोडिक फंक्शन, तो यहाँ पर N ऑफ X जो है ये हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि ये पीरियोडिसिटी शो कर रहा है। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज। तो पीरियोडिक फंक्शन को आपको पता है कि हम फोरियर सीरीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of फोरियर सीरीज। तो लिहाजा हम इसको इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि N ऑफ X अगर फोरियर सीरीज के अंदर मैं लिखूं तो समेशन P N ऑफ P एक्सपोनेंशियल इनटू आयोटा 2 pi P ओवर A X। तो मेरे पास ये N ऑफ X का एक्सप्रेशन आ जाएगा, वेयर P इज इंटीजर एंड N P इज ए कम्प्लेक्स नंबर, वेयर P इज ए इंटीजर, ये P इंटीजर है एंड N P इज ए कम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर यानी कि इसका रियल पार्ट भी हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। तो अब अगर हम इसको एन एक्स ऑफ ए लिखें, यानी कि इसी एक्सप्रेशन को एन एक्स प्लस ए, अगर हम इसको ये लिख दें तो समेशन पी एन पी
एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई पी ओवर ए और एक्स प्लस ए ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास बन जाएगा। जब हम उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो इसको अब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म वो पीरियाडिक है तो x प्लस ए ले लिया, तो पीरियाडिक है तो उसको n ऑफ x को फिर n ऑफ x के बराबर ही आना चाहिए क्योंकि पीरियाडिक है। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो n ऑफ x प्लस ए इज इक्वल टू समेशन p n ऑफ p। अब एक्सपोनेंशियल इसको ओपन करें आयोटा 2 पाई पी ओवर ए, ठीक है जी, और x और प्लस इसको अंदर ले जाएं आयोटा 2 पाई पी, वो ए से कैंसिल हो जाएगा। तो x ए n x प्लस ए समेशन p n ऑफ p। अब एक्सपोनेंशियल इसको लिखें आयोटा 2 पाई p ओवर a x, और इसका भी एक्सपोनेंशियल ले लें एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई p। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा n x प्लस ए समेशन p n p एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई पी ओवर ए एक्स। क्योंकि हमें पता है कि ये वाली जो टर्म है ये 1 के बराबर होती है। एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई पी इज इक्वल टू 1। तो अब आप देख लें कि फिर n x प्लस ए किसके बराबर निकला है, ये n ऑफ x के ही बराबर निकला है। तो इसका मतलब है कि ये पीरियाडिक है। जो पीरियाडिक चीज़ होती है वही दोबारा वही वाली निकल आती है, जो पीरियाडिक नहीं होती वो तो वो वाली नहीं निकलती। तो इसका मतलब है कि ये पीरियाडिक है। इसी तरह सिमिलरली अगर आप केस लें, ये तो मैंने 1 डायमेंशन के अंदर इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर यही केस जो है मैं उठा के जो है वो 3D के अंदर यानी कि 3 डायमेंशनल केस जो है वो इसका ले लूँ, तो सिमिलरली इन 3D केस अगर आपके पास 3 डायमेंशनल केस है तो एज n ऑफ r इज इक्वल टू n ऑफ r प्लस t। ठीक है जी। तो सो बाय द फोरियर सीरीज, अब हम यहाँ पर फोरियर सीरीज जो है उसको अप्लाई करें तो n ऑफ r जो है ये समेशन g n g एक्सपोनेंशियल आयोटा r डॉट g के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 3D के अंदर हमारे पास जो वेक्टर है वो g है रेसिप्रोकल का। तो यहाँ पर इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, ये तो n ऑफ r लिखा, तो n ऑफ r प्लस t यानी कि ट्रांसलेशन वेक्टर भी इसके अंदर ऐड कर दें तो समेशन g n ऑफ g एक्सपोनेंशियल आयोटा r प्लस t डॉट g ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप इसको जो है वो ओपन करें तो n ऑफ r प्लस टी इज इक्वल टू समेशन g n g एक्सपोनेंशियल आयोटा r डॉट g और फिर एक्सपोनेंशियल आयोटा t डॉट g के बराबर आ जाएगा। तो
तो अब यहाँ पर जो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल आयोटा टी डॉट जी, ये 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि आपके पास फिर एन आर प्लस टी जो है वो एन ऑफ आर के बराबर ही निकल आएगा। तो यहाँ से भी हमें पता लग गया कि 3D के अंदर भी ये पीरियाडिक है। जब आपने इसके ऊपर लगाया है फोरियर सीरीज आपने जब अप्लाई की है तो उस केस में भी ये पीरियाडिक है। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि आवर गोल इज टू फाइंड द वेक्टर जी। हमारा गोल ये है कि वेक्टर जी जो है उसको हमने फाइंड करना है, और इसको फाइंड करने के लिए फिर हमें रेसिप्रोकल के कुछ ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने। यहाँ तक हमें ये पता लग गया कि ये है तो ये पीरियाडिक है। तो आवर गोल इज टू फाइंड वेक्टर जी। ये वेक्टर जी हमने फाइंड करना है। तो लेट कंसिडर 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स। लेट अस कंसिडर द 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स। तो हम 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं उनको कंसिडर करते हैं, A1, A2 और A3। ये 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स करते हैं along 3 axes of Bravais lattice, along 3 axes of Bravais lattice। जो 3 एक्सेस हैं आपके Bravais lattice के, उनके along। Then we construct the 3 reciprocal lattice vectors। Then we construct the 3 reciprocal lattice vectors। उसके बाद हम 3 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि इनको कहेंगे B1, B2 और B3। B1, B2, B3 एस। अब इनको लिखेंगे हम B1 दैट इज इक्वल टू 2 पाई A2 क्रॉस A1 डिवाइडेड बाई A1 डॉट A2 क्रॉस A3। ये A3 ये लिखेंगे पहला A2 क्रॉस A3, A1 डॉट A2 क्रॉस, ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर B2 को हम लिखेंगे 2 पाई A3 क्रॉस A1 और ये डिवाइड हो जाएगा A1 डॉट A2 क्रॉस A3। क्योंकि हम नीचे डाल रहे हैं वेक्टर का निशान, तो फिर नीचे ही डालेंगे। उसके बाद B3 जो है ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई A1 क्रॉस A2 और A1 डॉट A2 क्रॉस A3। चाहे ऊपर डालें चाहे नीचे डालें, जिस तरह मर्जी इनको आप लिख लें, वो आपकी मर्जी है। तो ये 3 वेक्टर्स जो हैं B1, B2, B3, ये अब रेसिप्रोकल लेटिस के वेक्टर हैं। पहला है A2 क्रॉस A3, ठीक है जी, नीचे है A1 डॉट A2 क्रॉस A3। दूसरा है B2 A3 क्रॉस A1, नीचे है A1 डॉट A2 क्रॉस A3।
फिर हमारे पास उसके बाद A1 क्रॉस A2 और नीचे है A1 डॉट A2 है, यानी कि नीचे वाला तो सेम ही आ रही है ट्रिपल प्रोडक्ट, ऊपर वाली जो है वो चेंज हो रही हैं। दीज वेक्टर्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ये वेक्टर्स जो हैं जो ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं। दीज वेक्टर्स satisfies the properties of ऑर्थोगोनैलिटी, जो ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनको सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर अगर ए आई डॉट बी आई हो तो डैट इज़ 2 पाई डेल्टा आई जे, डेल्टा फंक्शन आ जाएगा। तो ए आई डॉट बी जे इज़ इक्वल टू 2 पाई होगा फॉर आई इज़ इक्वल टू जे, क्योंकि इसमें आई इज़ इक्वल टू जे में जो है वो डेल्टा आई आई 1 के बराबर हो जाएगा, और अदरवाइज़ ये 0 होगा फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि डेल्टा आई जे जो है वो 0 के बराबर होगा। ये आपको ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन का पता है। अब हम डिफाइन करेंगे वेक्टर जी। नाउ वी डिफाइन ए वेक्टर जी। तो अब हम यहाँ पर एक वेक्टर जी जो है उसको डिफाइन करेंगे, और ये वेक्टर जी जो है ये हमारे पास आएगा v1 b1 प्लस v2 b2 प्लस v3 b3, वेयर v1 v2 एंड v3 आर इंटीजर्स, और यहाँ पर वेयर v1 v2 एंड v3 आर इंटीजर्स। तो यहाँ पर v1 v2 v3 जो है वो इंटीजर्स के बराबर है। अब एक्सपोनेंशियल जो है हमारे पास आयोटा जी डॉट टी, जो हमने पीछे देखी थी, एक्सपोनेंशियल आयोटा जी डॉट टी, यह हमें पता था कि ये 1 के बराबर है, और जो ट्रांसलेशन वेक्टर है ये हमारे पास है u1 a1 प्लस u2 a2 प्लस u3 a3। ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो इसके बराबर है, ये शुरू में हमने ट्रांसलेशन वेक्टर जो है उसको डिफाइन किया। ठीक है जी। अब इस एक्सपोनेंशियल ये वाला जो है इसको हमने ओपन करना है, इसमें टी की वैल्यू लिखते हैं और इसको ओपन जो है उसको करके देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा टी डॉट जी, अब इसके अंदर वैल्यू रखें, जी की भी वैल्यू है आपके पास और टी की भी है। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा u1 a1 प्लस u2 a2 प्लस u3 a3 डॉट v1 b1 प्लस v2 b2 प्लस v3 b3 और ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दें तो एक्सपोनेंशियल आयोटा टी डॉट जी, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा u1 v1 u2 v2 प्लस u3 v3, ये हमारे पास आ जाएगा, और साथ में 2 पाई पीरियडिसिटी के लिए पूरे 360 का कवर करेगा। तो
m यहाँ पर जो है ये कुछ कोई इंटीजर होगा, ठीक है, तो हम इसको कह देंगे कि एक्सपोनेंशियल आयोटा t डॉट जी एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई m, ये सारा m के बराबर आ गया। तो m जो है क्या है, ये क्या है, ये कोई सम इंटीजर है, क्योंकि u1 v1 ये क्या है, ये इंटीजर ही है, और ये सारा जो है फिर ये बराबर होगा 1 के। तो लिहाजा हैंस हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स है, द सेट ऑफ वेक्टर्स, जो आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं G, जो कि रेसिप्रोकल लैटिस का वेक्टर है, डिफाइंड बाय G v1 b1 प्लस v2 b2 प्लस v3 b3, क्योंकि ये भी वही वाला जो ट्रांसलेशन वेक्टर वाला है उसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फॉर्म में रेसिप्रोकल लैटिस, तो ये फॉर्म करता है फॉर्म में रेसिप्रोकल लैटिस, जिसके अंदर वेक्टर्स हैं b1 आपके पास है 2 पाई a2 क्रॉस a3 डिवाइडेड बाई a1 डॉट a2 क्रॉस a3, और b2 2 पाई a3 क्रॉस a1 और डिवाइडेड बाई a1 डॉट a2 क्रॉस a3। इसी तरह b3 जो है ये आपके पास है 2 पाई a1 क्रॉस a2 डिवाइडेड बाई a1 डॉट a2 क्रॉस a3। तो ये आपके पास और रेसिप्रोकल बेसिस वेक्टर, तो ये दोनों b1 b2 b3 जो हैं और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं। और यहां पर a1 a2 a3 आर बेसिस वेक्टर ऑफ डायरेक्ट लैटिस। a1 a2 and a3 are the basis vectors of direct lattice। तो अब आपने देख लें कि हमने G वेक्टर जो था उसी को लेके जो हमने 3 वेक्टर्स रेसिप्रोकल, जैसे हमारे पास ट्रांसलेशन के अंदर 3 वेक्टर्स हैं a1 a2 a3, इसके रेसिप्रोकल वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो रेसिप्रोकल वेक्टर्स हमारे पास b1 b2 और b3 हैं। तो ये हमने आपको प्रूव करके मैंने ये यहाँ पर दिखा दिया है। ये भी पीरियाडिक हैं उसी तरह जैसे डायरेक्ट लैटिस के पीरियाडिक हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एवरी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज नॉर्मल टू द लैटिस प्लेन ऑफ द क्रिस्टल। तो अगर हर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है वो नॉर्मल होता है लैटिस प्लेन ऑफ द क्रिस्टल का, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी एच b1 के b2 के b3 इज परपेंडिकुलर टू HKL प्लेन। तो फिर ये शो करें कि ये परपेंडिकुलर है टू HKL प्लेन। ये अब हम शो करके देख लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शुरू में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ड्रा किए जाती हैं जब भी रेसिप्रोकल वेक्टर को क्रिएट किया जाता है, यानी कि जब रेसिप्रोकल, अब जिस तरह लैटिस डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर्स होते हैं इसी तरह रेसिप्रोकल लैटिस के भी वेक्टर होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास ये है कि एवरी रेसिप्रोकल, हर रेसिप्रोकल जो लैटिस वेक्टर है, हर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है इज नॉर्मल, वो नॉर्मल है टू द लैटिस प्लेन, लैटिस प्लेन के ऑफ द
क्रिस्टल। तो फिर जो रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर्स हैं, रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर्स यानी कि जी, तो जो रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर है जी, इसको हम लिख सकते हैं कि HB1 KB2 और LB3 is perpendicular to HKL प्लेन। तो ये परपेंडिकुलर है HKL प्लेन के। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ प्लेन ABC, लेट अस कंसीडर ए प्लेन। तो एक प्लेन जो है आप उसको कंसीडर करें ABC विद इंटरसेप्ट्स, जिसके अंदर हमारे पास इंटरसेप्ट्स हैं। इसमें OA इंटरसेप्ट है हमारे पास MA1 के बराबर है, OB जो है वो NA2 के बराबर है, और OC जो है वो PA3 के बराबर है। एज शोन इन फिगर। अब फिगर हम यहाँ पर बनाते हैं। अब 3D अगर सिस्टम है तो ये देखें, इसको आप कह लें ये X है, ये Y है, ये Z है। तो एक पॉइंट ये इससे मिला दें, ये A हो गया, ये B हो गया, इसको इसके मिला दें, ये C हो गया, और इसको इसके साथ मिला दें। तो ये वेक्टर हमारे पास A1 और ये वाला वेक्टर A3, सॉरी ये वेक्टर A2 और ये वेक्टर A1, और ये इसका ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर MNP जो है वो इंटीजर्स हैं। हेयर MNP आर इंटीजर्स, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। और A1, A2 एंड A3 आर द बेसिस वेक्टर ये बेसिस वेक्टर्स हैं along the क्रिस्टल एक्सेस, क्रिस्टल के एक्सेस के अलॉन्ग। अब आप यहां पर सपोज करें वेक्टर, सपोज द वेक्टर GHKL, ये एक वेक्टर सपोज करें जो HB1 प्लस KB2 और प्लस LB3 के बराबर है। ठीक है जी, ये वेक्टर यहां पर आप कंसिडर करें, इज परपेंडिकुलर टू ABC प्लेन। ये वेक्टर जो है ये ABC प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो लिहाजा GHKL जो वेक्टर है मस्ट बी परपेंडिकुलर टू AB, BC एंड CA। ठीक है, ये प्लेन बन रही है ना AB, BC और CA, तो इनके ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पर वेयर, अब आप देखें ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो AB जो है वो बराबर है आपके पास OB माइनस OA के।
तो ये हमारे पास ओ बी माइनस ओ आ जाएगा Na2 माइनस Ma1। ठीक है, इसी तरह बी सी दूसरी प्लेन आ जाएगी ओ सी माइनस ओ बी, तो ये आ जाएगा Pa3 माइनस Na2। इसी तरह तीसरी प्लेन जो है हमारे पास वो आएगी CA, तो CA जो है वो OA माइनस OC के बराबर होगी, तो ये आ जाएगी आपके पास MA1 माइनस PA3। तो अब आप इसकी अगर डॉट प्रोडक्ट लें, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो फिर हमें डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। तो इनकी अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो मैं लेता हूँ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। HB1 प्लस KB2 इसमें रख दें वैल्यू प्लस तो ये हमारे पास जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर इस बात का पता है कि सिंस वी नो डैट AI डॉट BJ ये 2 पाई डेल्टा IJ के बराबर होता है। तो अब अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेके ओपन करें तो ये आएगा माइनस HM B1 A1 और प्लस KN B2 A2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं कि HM जो है वो 2 पाई, HM 2 पाई प्लस KN 2 पाई, इस प्रॉपर्टी के लगाने से ये 2 पाई इधर आ जाएगा, ये 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि HM 2 पाई टका जाएगा, ये KN के बराबर आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई। आल्सो हम चेक कर सकते हैं कि GHKL डॉट BC जो है दैट इज इक्वल टू 0, तो ये भी HB1 प्लस KB2 प्लस LB3 डॉट BC की वैल्यू रख दें PA3 माइनस NA2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा माइनस के, और 8 पर खोलेंगे KNB2 A2 B2 डॉट A2 प्लस L प्लस LP P3 डॉट A3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी इसमें ये डॉट आएगी और ये वेक्टर आएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई आ जाएगा
माइनस के एन 2 पाई, वो डेल्टा की प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्लस एल पी 2 पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये के एन 2 पाई काट जाएगा, तो के एन एल पी के बराबर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को लें तो एच एम के एन इज इक्वल टू एल पी के बराबर है। तो एच बराबर हो गया 1 ओवर एम के बराबर हो गया 1 ओवर एन के, और एल बराबर हो गया 1 ओवर पी के। तो ये शो करता है कि ए बी सी इज द एच के एल प्लेन। ठीक है जी, दिस शोज कि जो ए बी सी प्लेन है, दिस शोज ए बी सी प्लेन, कि हमारे पास जो ए बी सी प्लेन है इज एच के एल प्लेन, इज एच के एल प्लेन। ये वो प्लेन है कि जो नॉर्मल ड्रा करने से आपकी आई थी, इसलिए हैंस जी के एल वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, हैंस जी एच के एल, यानी कि जो रेसिप्रोकल का वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू द एच के एल प्लेन। यही हमने प्रूव करना था और ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब उसके बाद कल एक और प्रूफ देखेंगे कि डी एच के एल जो है वो 2 पाई ओवर जी एच के एल के बराबर है। फिर उसके बाद परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। फिर डिफरेंट जो लैटिसेस हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, और फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, फिर उनके भी रेसिप्रोकल लैटिसेस जो हैं उनको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। लेकिन लेक्चर आपको पूरा देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और फिर ही आप सवाल पूछेंगे। बगैर ऊपर से देखे बैठे आप सवाल नहीं पूछ सकते, ना आपको समझ आएगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।